नमस्कार, आप सुन रहे हैं बूंदे पॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतांजलि। बोले तो गीत के नाम से जानते हैं आप मुझे, और आज एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर श्रृंखला पहचान। खुद अपनी राहों का जुगनू हमें बनना पड़ेगा, चिरागों के उजालों से काम चलेगा कब तक। जमाने में अपनी पहचान खुद बनानी पड़ेगी, किसी दूसरों के सहारे कोई जानेगा कब तक। ऐसी ही कुछ शख्सियतों से हम आपकी मुलाकात कराते हैं बूंदे की श्रृंखला पहचान। और आज जिनसे मैं आपकी मुलाकात कराने वाली हूँ वो रेडियो की एक जानी मानी हस्ती हैं। बोले तो मनीष आजाद, रेडियो वाला। पहचान तो गए होंगे आप। मेरी आवाज ही पहचान है मेरी। आइए जानते हैं कुछ उनके बारे में उन्हीं की आवाज में। नमस्कार मनीष जी, बूंदे की पॉडकास्ट सर्विस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुक्रिया आपका कि मुझे आपने इस लायक समझा कि मैं अपनी बात आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से कुछ कह पाऊं। और जिस तरह से आपने कहा कि पहचान वाली बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ कि जब मुझे खुद ऐसा लगता है कि जब माँ बाप ने जब जन्म दिया था तो नाम मनीष ही रखा था, और दादाजी आज़ाद हिंद फौज में रहे तो नाम पिताजी ने सरनेम ऐसे आज़ाद रख लिया। हाँ, रेडियो की दुनिया पे काम करने की वजह से लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना मान, इतना सम्मान दिया कि लोग मुझे रेडियो वाला के नाम से जानने लगे। और मतलब जब भी कहीं जाना होता है, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी फंक्शन में, तो लोग इसी बात से संबोधन करते हैं कि भाई अच्छा वो आ गया मनीष हमारे पास जो रेडियो पर काम करता है, वो जो रेडियो पर बोलता है। तो रेडियो वाला के नाम से ऐसे हो गया। और आज आपने मुझे याद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। मनीष जी, जैसे कि हमारा कार्यक्रम पहचान हमें उन लोगों से मिलाता है जिन्होंने अपनी पहचान स्वयं अपने बलबूते पर बनाई है, और आज आपकी फैन फॉलोइंग देखकर हमें भी कुछ ऐसा ही लगता है। कुछ बताइए कि ये जो सफर आपने शुरू किया, ये कब, कहां और कैसे शुरू हुआ? गीतांजलि, मैं यहाँ बात रेडियो की नहीं करूंगा, बात करूंगा कि किसी भी फील्ड की आप बात करें, बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिल सकता है। और मेहनत एक ऐसा ही एकमात्र सिर्फ और एक ही चीज है कि बिना मेहनत आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो मेहनत ही करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। आज रेडियो करते करते मुझे तकरीबन, अगर मैं देखता हूँ तो आज 24-25 साल हो चुके हैं। और मेरा सफर 2000 में जब शुरू हुआ था, और रेडियो से पहले हमारे इधर आकाशवाणी में युवाणी एक चैनल हुआ करता था। युवाणी चैनल पे प्रोग्राम आया करता था, महफिल एक प्रोग्राम हुआ करता था। महफिल के बाद मन भावन, दिनचर्या, आपकी बात, तो बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम थे जो करते 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 यहाँ पहुंचे। और मुझे आज भी याद है कि जब मैं रेनबो में मेरा सिलेक्शंस की बात हो रही थी तो मुझे लगता था कि बहुत सारे लोग हैं, दोस्तों में कहते हैं कि आपकी आवाज बड़ी अच्छी है यार मनीष, आपको रेडियो पर जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं यार मनीष तुझे सिंगर बनना चाहिए। अब इस बात को प्रूव करने के लिए एक साधन ये है कि या तो आप रेडियो पर जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा रेडियो वाला आपको, सामने वाला वो आपकी आवाज को लेना चाहता है या नहीं चाहता है। मुझे लगता था कि सब लोग ऐसे बोलते हैं तो इसको प्रूव करते हैं। अब दो बातें, या तो वो दोस्त आपके झूठ बोल रहे हैं या आपको मजाक उड़ा रहे हैं, या दूसरी बात वो सच कह रहे हैं। अब इनको सच करने के लिए कि मैंने रेनबो का मैंने यहाँ पर सिलेक्शन कर दिया। हालांकि उससे पहले मैंने 2.5 साल लगातार यहाँ पर डीटीएच चैनल पर मैंने काम किया, उससे पहले युवाणी चैनल पर मैंने लगातार काम किया। तो एक अनाउंसर के तौर पर काम हो रहा था। लेकिन एक बिंग रेडियो जॉकी में जब उस चैनल को सुनता था कि मुझे लगता था कि यार इस चैनल पर ये लोग जो बोलते हैं, ऐसा क्या है ये जो लोग बोलते हैं और मैं नहीं बोल सकता। मैं घर पे बड़ी प्रैक्टिस किया करता था, मुझे लगता था कि हाँ मैं बोल सकता हूँ। लेकिन जब मैंने ऑडिशन दिया तो, और ऑडिशन में चारों खाने चित हो गया और मुझे बाहर कर दिया, और उन्होंने कहा कि आप फेल हैं। अब मुझे बड़ा लगा कि मैं, ऐसा कौन सी चीज है कि जो मतलब मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। और फिर मैंने दोबारा ऑडिशन किया। पहले उस दौरान में हर 6 महीने के दौरान में हम लोग ऑडिशन के फॉर्म भरा करते थे। मैंने दोबारा फॉर्म भरा, और जब दोबारा फॉर्म भरा तो फिर वही हरकत हुई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या प्रॉब्लम है। तो मुझे अब एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि वो जो दोस्त लोग कहते थे कि आपकी आवाज अच्छी है, आपको रेडियो पर जाना चाहिए था, वो मेरा उल्लू काट रहे थे। वो झूठ बोल रहे थे कि नहीं भाई मनीष आजाद आपकी आवाज अच्छी है। तो मुझे लगा यार वो बेवकूफ बनाने वाला काम कर रहे थे। मैं उस दौरान में, मुझे आज भी याद है, मैं ये आकाशवाणी की उन गलियारों के अंदर जब पुराना ब्रॉडकास्ट हासिल हुआ करता था, मैं देखा करता था कि जो बहुत सारे आरजे होते थे, बड़ा मन में कहते हैं ना कि क्यूरियोसिटी होती है कि आप जो रेडियो पर आवाज आप सुन रहे हो उनसे आप मिलने की कोशिश करो, उनसे आप जानने की कोशिश करो। तो मैं, हालांकि उनका नाम तो मुझे एकदम से उस दौरान में, लेकिन मैं सोचता था कि सर इन पे क्या क्या चीज होती है। तो उन्होंने कहा कि आप यार, आपकी सच में आवाज तो अच्छी है, लेकिन आपकी उर्दू थोड़ी सी इधर उधर है, और उर्दू का थोड़ा सा आपको लहजा सीखना पड़ेगा। कमाल हो गया। अब उर्दू के लिए क्या किया जाए। अब मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैंने फॉर्म भरा था, फॉर्म भरने के पीछे जो अंदर से आवाज, जो 2-3 लोग ऑडिशंस करने के लिए बैठे थे, जब वो जा रहे थे
और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से, मेरे को सामने से, मैं ऐसे नमस्कार किया उनको, मैंने बोला कि जी ऐसा ऐसा है सर। हालांकि वो जो अधिकारी लोग थे वो कहते हैं कि आकाशवाणी एक वो मंदिर है, एक आकाशवाणी वो इंस्टीट्यूशंस है जहां पर बड़े बड़े तुर्रम खां लोग जो आते हैं ना, इतना 5 सेकंड का जो सफर है ना, वो इतना लंबा सफर लोगों को लगता है कि वो 5 सेकंड लगते हैं कि आप अंदर हैं या बाहर हैं। बिल्कुल। और जब वो 2-3 लोग वहां पर इकट्ठे थे और मैं उनके सामने ऐसे हाथ जोड़कर खड़ा हुआ था और हाथ बांधे हुए उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, उन सब लोगों ने जब कहा कि नहीं बेटा आपकी आवाज तो अच्छी है और आप थोड़ी सी और कोशिश कीजिए, अब मेरे मन में एक बात ये तय हो गई कि हाँ आवाज अच्छी है लेकिन अब कोशिश कीजिए। अब कोशिश क्या करनी है ये कोई नहीं बता रहा था, मेहनत करनी है। अब क्या करें, मैंने कहा भाई हिंदी अच्छी खासी आती है, अंग्रेजी अच्छी खासी आती है, तो उन्होंने कहा थोड़ा सा उर्दू पर आप काम कीजिए, हिंदी की जो गिनतियां हैं उन पर काम कीजिए आप। तो फिर आप यकीन मानेंगे कि मैं उस दौरान में मस्जिद यानी कि मदरसा में जाकर मैं उर्दू वाले छोटे छोटे बच्चों के बीच में बैठकर मैंने उर्दू का वहां पर लहजा सीखा है। और क्योंकि जब छोटे छोटे बच्चे होते थे मैं उनके सामने बड़ा बच्चा बैठता था और जो मेरा दोस्त था उसके थ्रू मैं वहां पर गया था। लेकिन हाँ कि उस 2-3 महीने लगातार वो जो प्रैक्टिस करने के बाद जो एक मेरे अंदर जो खुद इंप्रूवमेंट आया, जो मुझे लगा कि हाँ मैं ये शब्द गलत बोलता था, और फिर उसके बाद और जब वो ऑडिशंस हुआ तो वो क्लियर हुआ, तो मुझे लगा कि हाँ वो कहाँ पूरा गलतियां यकीन हो हो रही गया थी आपको कि हाँ अब वो ठीक रहा। तो उसके बाद जो कार्यक्रम हुआ करते थे हमारे, तो सबसे पहले जो कार्यक्रम होता थीम ट्रैक हुआ करता था, एक थीम ट्रैक मैंने किया, वो लगातार कुछ 1 साल 1.5 साल के आसपास किया। फिर उसके बाद मुझे रात के शोज में शिफ्ट कर दिया गया, रात में शोज आता था 0 आवर शो, मतलब मुझे खुद नहीं पता था कि वो शो मुझे कहाँ से कहाँ ले जाएगा। और उस दौरान में मेरे पास आज भी अगर कोई रेडियो की चीज होती है तो मेरे पास, जैसे रेडियो की मैं स्क्रिप्ट बड़ी तैयार करता हूँ, मैं आज भी जब रेडियो लोगों को पढ़ाता भी हूँ तो मैं उनको बताता हूँ अगर किसी चीज से आपको प्यार है तो आपको उसको सहज कर रखना चाहिए। मेरे पास आज तक के मेरे 24 साल के इतिहास में अगर मैं रेडियो पर किसी कागज पे मैंने अगर आर भी लिखा हुआ है रेडियो वाला, वो मेरे पास आज भी संभाल के रखा हुआ है। बहुत बड़ी बात। बहुत। और मैं आज भी मतलब अपनी स्क्रिप्ट उतनी ही शिद्दत के साथ तैयार करता हूं। मैं स्क्रिप्ट का मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छे एक रेडियो जॉकी हैं, आपको सब कुछ आता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके तर्कश के अंदर तीर है ना तो आप कभी भी चला सकते हैं, भले ही आपको उसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन आपके तीर हमेशा तैयार होने चाहिए। किस समय पर आपको कौन सा तीर चलाना है ये आपको ज्ञात होना चाहिए। किस समय पर आपको कौन सी बात किसके सामने रखनी है वो आपको तैयार होना चाहिए। बच्चों को अगर आपको पढ़ाना है तो उस समय कौन सा आपको शब्द है, उनको किस शब्दों पर आपको उनको ध्यान दिलवाना है, ऐसी कौन सी चीजें हैं। यही कारण है कि आज कई सारे कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, बच्चे तो बच्चे ही हैं लेकिन उनके माँ बाप तक ये कहते हैं कि सर ये हमारी बात नहीं मानता, ये आपकी बात जरूर मान जाता है, तो प्लीज आप इसको गाइड कीजिएगा। बिल्कुल। तो कई सारे आज ऐसे कॉलेज हो गए लगातार, जो मुझे लगातार वो बुलाते रहते हैं कि आप हमारे इधर आके पढ़ाइए, क्योंकि मेरे पास पढ़ाने के लिए कोई ऐसी कोई किताब नहीं है, मेरे पास कोई ऐसे नोट्स नहीं है, तजुर्बा है आपके पास। जो मेरे पास है। मुझे लगता है कि मैंने जो गलतियां करी हैं मैं उनसे सीख सीख कर यहां तक पहुंच जाऊं, और मैं उन बच्चों को जो पढ़ाता हूं तो वही मेरा काम है। और बस चलते चलते ये सफर चलते चलते आज यहां पहुंच गया है। आज 24 साल का सफर हो गया है, अच्छा खासा सफर है। ईश्वर ने इतना प्यार दिया है, लोगों ने इतना प्यार दिया, मैं उसका बहुत धन्यवाद हमेशा करता हूँ। बरकरार रहेगा मनीष जी, ये प्यार बरकरार रहेगा। और जैसे कि आपने शुरुआत में ही कहा कि कोई भी काम मेहनत से ही होती है, और जैसे कि आपने कहा मैं एक बार गिरा, दूसरी बार गिरा, तो तीसरी बार फिर मैंने मेहनत करी और मेहनत करके मैं उस ऊंचाई तक पहुंचा जो मैं चाहता था। और यही सब हमने और सबने, हमारे श्रोताओं ने भी यही सीखना है। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि आपके परिवार में कौन कौन है और उन्हें कैसा लगता है ये देखकर कि उनके परिवार का एक सदस्य जिसे सारी दुनिया जानती है रेडियो जॉकी के नाम से या कहीं मनीष आजाद रेडियो वाला के नाम से, तो आपको कैसा महसूस होता है जब वो आपसे ये बात करते हैं या मेरे परिवार में मेरी माताश्री हैं और पिताजी थे, उनका देहांत हो चुका है 2013 में। मेरी वाइफ हैं, 2 बच्चे हैं। एक समय ऐसा था कि मेरे घर के अंदर बर्तन कम हैं और अवार्ड्स ज्यादा हैं, और आज भी जो कई सारे लोग हैं और मेरे घर में ड्राइंग रूम के अंदर देखते हैं तो जो लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं वो मेरे ड्राइंग रूम में एक बार आकर मेरे साथ वो फोटो जरूर खिंचवाना चाहते हैं, क्योंकि मेरे ड्राइंग रूम के पीछे सारे मेरे जितने भी इंटरव्यूज हैं वो सब लगे पड़े हैं। तो वो जब मैं शोज किया करता था, वर्ल्ड बुक जो मेरा जो जिसके कारण मुझे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम आया, और फेसबुक ने डिक्लेयर किया ये वाली बात, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने ये वाली बात कही कि आप वर्ल्ड के अंदर अकेले ऐसे आरजे हैं जिसका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर शामिल है। आज तक ये उपलब्धि जो है किसी रेडियो जॉकी को नहीं मिल पाई है। लेकिन आकाशवाणी होने के नाते और आकाशवाणी को मैं अपना मंदिर मानता हूं उसके नाते, और मुझे ऐसा लगता है कि ये उपलब्धि हासिल करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और 19 दिसंबर का वो दिन था, 2020 की वो तारीख, जब वो
वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से जब मुझे सम्मानित किया गया था, तो वो अवार्ड मैंने अपने हाथ में ना लेकर वो मैंने अपनी माताश्री के हाथ में दिया था। और वो जो संस्था थी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड वाले, वो जो लंदन से लोग आए थे, तो उन्होंने इस वाली बात को उस समय मंच पर बोला था कि आपकी संस्कृति जो हमने अभी तक भारत में देखी है, उसके कारण हमने देखा कि ये कहीं नहीं है, मतलब आपकी माँ बेटे की बॉन्डिंग जो है वो बड़ी अच्छी है। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, उस माँ ने मुझे जन्म दिया और मुझे जन्म देकर यहाँ तक लेकर आ गई है। यही कारण है कि आज बड़े बड़े मंचों पर जब भी मैं कहीं जाता हूँ, तो मैं सबसे पहले अपनी माँ का धन्यवाद करता हूँ कि भाई उसने मुझे जन्म दे दिया। इसका एक कारण है कि आज हम कहने के लिए हम टेक्नोलॉजी में बड़े एडवांस हो चुके हैं, आज हम चांद पर पहुंच चुके हैं, लेकिन मैं इस बात को ऐसे कहता हूं कि आज हम चाहे कहीं भी पहुंच गए हैं, लेकिन अगर कोई एक औरत ये डिसाइड कर ले कि मुझे इस बच्चे को जन्म नहीं देना है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है, कोई साइंस नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं कि वो बच्चा इस धरती पर जन्म ले ले। तो मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, मैं यहां तक पहुंचा, और इतनी सारी उपलब्धि हैं, उनको भी अच्छा लगता है। और ये रिकॉर्ड आज तक का है कि मतलब मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि चाहे मुझे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला हो और चाहे मुझे कोई छोटा सम्मान मिला हो, देखिए सम्मान कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सम्मान सम्मान होता है। बिल्कुल। चाहे वो छोटे गली मोहल्ले के अंदर मिला हो, चाहे किसी बड़े मंच पर मिला हो, मैंने हर एक वो पुरस्कार, वो सम्मान अपनी माँ के सबसे पहले वो पैरों में रखा है और उसके बाद मैंने अपने घर में लगाया है। बहुत बड़ी बात। तो कारण यही है कि जितने भी मेरे पास मेरे घर के अंदर लोग कहते हैं, कभी लोग जैसे अभी पिछले शायद 10 दिन हो गए, अभी एक चैनल वाले मेरे घर पे मेरा इंटरव्यू करने के लिए आए थे। वो जब वो कैमरामैन वो अंदर घुसा था, उसने घुसते वक्त एक ही बात बोली थी, मुझे ऐसा लग रहा है सर मैं किसी फिल्म फेयर वाले घर के अंदर आ चुका हूं, और जहां शुरुआत ही जो है यहाँ पर सारे हमने भी कई बार फेसबुक पे आपके जो शोज वगैरह आप करते हो देखा है, तो आगे पूरी दीवार आपकी जो है वो आपके अवार्ड्स के साथ। अब तो मेरे घर में खैर, अब तो मेरी बेटी मेरा मजाक उड़ाने लगी है कि क्या डैडी अब रोजाना ये पुरस्कार क्योंकि अब बेटी इकट्ठा कर रही होगी ना, तो उसको भी एक वॉल चाहिए, उसको भी ऐसे लगता है वो। बिल्कुल। अभी मेरा अगला सवाल यही था कि आपके जीवन का मोटिवेशन क्या है, तो वो आपने जवाब दे ही दिया कि आपकी माता जी हैं, और सभी की माँ जो है वो मोटिवेशन ही होती है, हमें प्रेरणा ही देती है आगे बढ़ने के लिए। तो उस सवाल से हटकर मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि हमने सुना है कि आप गाते भी बहुत अच्छा हैं, और नहीं, बहुत बार सुना भी बात तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है गीतांजलि, मैं सही बताऊं गाने का तो कुछ नहीं है, लेकिन जो आपने मोटिवेशन वाली बात करी है, मैं एक बात थोड़ी सी पर्सनल लेवल पर आपको बताना चाहता हूं। मेरे पिताजी के जाने के बाद 2013 में मेरे पिताजी का जब देहांत हुआ था, मैंने खुद महसूस किया कि उसके बाद मेरी माँ मेरे बहुत क्लोज आ चुकी है। जो बातें शायद वो मेरे पिताजी से किया करती थी, वो बातें मुझसे करती है वो। और टचवुड मेरी माँ का मेरे साथ, वो कहते हैं कि मॉम्स बॉय है, तो सच में मैं मॉम्स बॉय हूँ, और उनके साथ मेरा एक ऐसी बॉन्डिंग है। तो लगातार उनके साथ जब भी मेरी बात होती है, वो एक बात मुझे हमेशा कहती है कि बेटा इस धरती पर आए तो हो, लेकिन लोगों के दिलों में रहना एक बहुत बड़ी बात है, समाज के लिए कुछ करते रहो। मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरे पास जो ज्ञान है, और यही कारण है कि मैं अब लगभग मतलब कई सालों से मैं देखता जा रहा हूं कि मतलब आज मैं तकरीबन कितने सारे स्कूल्स में, कितने सारे कॉलेज में जाता हूं, मैं अपने आप को देखता हूं, मैं 12,000 से ज्यादा बच्चों को फ्री में पढ़ा चुका हूं, जहां मैं उन बच्चों को सिर्फ इसीलिए प्रेरित करता हूं कि एक ऐसा भी माध्यम है, एक ऐसी भी इंडस्ट्री है जहां पर आप आकर इस इंडस्ट्री में अपना नाम कमा सकते हैं। यही कारण है कि लगभग 183 ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर मैं जाकर इन 12,000 बच्चों को पढ़ा चुका हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा चुका हूं, और ताकि वो इस इंडस्ट्री में आए। और मैं बच्चों से कहता हूं कि आप सिर्फ आने के लिए अपना कदम बढ़ाइए, और उसके पीछे शायद मेरा सपोर्ट आपको मिल जाएगा। जहां तक आप जाना चाहते हैं, मैं पूरी जान लगा दूंगा आपको आगे तक पहुंचाने के लिए। यही एक मोटिवेशन है कि समाज में कुछ अपने माध्यम से लोगों को दे पाऊं, उन बच्चों को आगे कर पाऊं जो शायद किसी वजह से उनको लगता है वो किसी कारणवश रह जाते हैं, अपने माध्यम से मैं उन बच्चों को कुछ दे पाऊं। बहुत अच्छी बात। आगे के कुछ प्लान्स मनीषी, करियर से जुड़ा हुआ कुछ आगे करने का? रोजाना का धन्यवाद सिर्फ प्रभु को देता हूं, और मेरी जिंदगी के अंदर 2 काम मेरे रेगुलर ही हैं। एक मेरे प्रभु की पूजा मैं रोज करता हूं, और एक अपनी मां के पैर छूना। ये 2 काम मेरी जिंदगी के अंदर ऐसे बने पड़े हैं कि वो कहते हैं ना, आपके शेड्यूल्स के अंदर शामिल होते हैं वो। तो मेरा जो शेड्यूल है वो ये 2 काम है। तीसरा ये सोचता हूं कि भगवान का धन्यवाद कि आज का दिन दे दिया, और ईश्वर आपका धन्यवाद कि कल का दिन आप दिखाएं। जो कुछ है उन्हीं के हाथ में। आगे के लिए बहुत बड़ी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे जैसे ईश्वर आगे ले जाएगा वैसे वैसे आगे चलते रहेंगे। और मेरा एक सिर्फ यही सपना है कि मैं बस किसी भी रूप में, चाहे किसी भी जन्म में, किसी भी तरह से मैं लोगों की सेवा करता हूं। बहुत अच्छी बात। हमारे श्रोताओं के लिए आप कुछ कहना चाहें जिनसे उन्हें भी यूं ही प्रेरणा मिले, जैसे कि आप बन पाए वैसे वो भी बन पाए? देखिए, बनने के पीछे सिर्फ एक ही काम है कि आपकी नीयत आपकी कैसी है, आपके पास आज क्या ज्ञान है। आज कई सारे इंस्टीट्यूट हैं, कई सारे ऐसे आप खुल चुके हैं जहां पर लोगों को वो सिखाने के नाम पर वो परोस क्या रहे हैं, वो गलत परोस रहे हैं। आज बच्चों से मोटी मोटी फीस ले लेते हैं, लेकिन उनको कुछ सिखा नहीं पाते हैं।
तो आपकी नीयत होनी चाहिए कि आप भी किसी समय एक ऐसे स्टूडेंट थे, अगर उस दौरान आपको भी अगर कुछ गलत किसी ने आपको राय देती होती, शायद आपका ऐसा भविष्य ना बनता। आज कितने सारे ऐसे बच्चे हैं, कितने सारे परिवार वाले हैं, वो कैसे कैसे पैसे जोड़कर बच्चों को वो देते हैं। उस दौरान उन बच्चों को सही शिक्षा मिलनी चाहिए, उस दौरान उन बच्चों को वो एक नया रास्ता मिलना चाहिए जहां वो जा पाएं और जाने के बाद अपना भविष्य बना पाएं। क्योंकि आने वाला जो समय है, देखिए मैं कहता हूं मेरी उम्र आधी से ज्यादा निकल चुकी है और शायद कुछ साल और इस धरती पर होंगे, लेकिन जो एक आने वाली जनरेशन है उनके हाथों में इस देश की बागडोर बहुत सारी है। बिल्कुल। इस देश को आगे ले जाने के लिए उन बच्चों के पास बहुत एक नया काम हो सकता होगा। शायद इस इंडस्ट्री के माध्यम से, अब पॉडकास्ट है, डिजिटल रेडियो आ चुका है, तो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। अपना भविष्य बनाएं, नीयत साफ रखें, लोगों की सेवा करें, माँ बाप के संस्कारों का ध्यान रखें और लोगों को ऐसे आगे बढ़ाते रहें। बिल्कुल, हमारे कार्यक्रम का मकसद ही यही है मनीष जी कि हम उन लोगों को अपने श्रोताओं के सामने लाएं जिन्होंने अपनी इस जीवन में पहचान बनाई है और जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, वो आपसे या और भी लोगों से सुनकर ये सीख सकें कि हमें भी जिंदगी में कुछ करने के लिए क्या करना है। सिर्फ मेहनत और डेडिकेशन। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। जाते जाते सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि कुछ गुनगुना दें आप हमारे श्रोताओं के लिए, क्योंकि हमने बहुत सुना है आपको रेडियो पर भी गाते हुए, गाना बजता है और आप गा रहे होते हैं, तो कुछ हमारे श्रोताओं के लिए आप यहाँ पर गुनगुना दें तो हमें अच्छा लगेगा। गाना चल रहा था और हालांकि देखिए बहुत सारे ऐसे गीतकार आए हैं, लेकिन हर गीतकार का अलग अलग एक फ्लेवर रहा है। बिल्कुल। ये वो गीतकार हैं जिन्हें हिंदी बिल्कुल नहीं आती है, और ये वो गीतकार हैं जिन्होंने हिंदी सीखी मुंबई में आकर। ये वो गीतकार हैं जिन्हें सिर्फ पंजाबी और उर्दू आती थी। इनका पहला गाना मैं कहता हूं डबल ट्रिपल 4 टाइम में इनको ऐसा वो सुपर हिट हुआ, जिस गाने ने रेखा की जिंदगी बदल दी। अब रेखा जी की जब जिंदगी बदल दी तो सोचिए कि कहां से कहां किसको क्या प्लेटफॉर्म मिलता है। तो वो गाना है, कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुरजा पुरजा, लगे 85 झटके, हो तेरा रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला। सावन भादो फिल्म का एक गाना है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा और आपने मुझे याद किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। आशा है कि हमारे श्रोताओं को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमारे आज के इस कार्यक्रम से। हमारे साथ थे मनीष आजाद, रेडियो जॉकी, और भी आपकी पहचान कराते रहेंगे हम ऐसे ही महान शख्सियतों से। बस हमारे साथ आप जुड़े रहिए, सुनते रहिए हमारा पॉडकास्ट बूंदे पॉडकास्ट। मैं थी आपके साथ गीतांजलि। फिर मिलेंगे, जल्दी ही मिलेंगे। नमस्कार।